हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 7 चैप्टर कौन सा है? आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये हम पढ़ रहे हैं टर्म 2 के लिए, यानी जो हमारा टर्म 2 एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर को मैंने एनसीईआरटी बुक के जरिए पढ़ा दिया है लाइन बाय लाइन। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में दूसरे चैप्टर्स के भी इस तरीके के वीडियो आपको नोट्स के जरिए पढ़ाए गए मौजूद हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है वन शॉट वीडियो, यानी कि एक शॉट में इस पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो अभी तक आपने क्लास 9th और क्लास 10th में क्या पढ़ा? क्लास 9th और क्लास 10th में पूरी तरीके से हमने बात की है डेमोक्रेसी के बारे में, कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, कहां होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है। मतलब हमने बहुत सारी बातें कर ली डेमोक्रेसी के बारे में, कि भैया डेमोक्रेसी कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया से काम करता है, बहुत थ्योरी किताब में हमने पढ़ लिया। इस चैप्टर में अब हम क्या करने वाले हैं, डेमोक्रेसी का टेस्ट करने वाले हैं। टेस्ट करने वाले हैं कहने का मतलब क्या? मतलब ये कि जो हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ी डेमोक्रेसी के बारे में, क्या वो हमें रियल वर्ल्ड में मिलता है? डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी से क्या हमें फायदा होता है, रियल वर्ल्ड में डेमोक्रेसी किस तरीके से काम करता है, डेमोक्रेसी से क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और सोसाइटी के अलग अलग जो सिचुएशन है उसके लिए डेमोक्रेसी किस तरीके से इंपैक्ट डालता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, क्या काम करता है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सच में अच्छी होती है। हम समझेंगे कि भैया आउटकम क्या होता है डेमोक्रेसी का, और क्या हमें सच में डिमांड करना चाहिए डेमोक्रेसी से। और इसके अलावा रियल लाइफ में डेमोक्रेसी क्या अच्छी तरीके से काम करता है, जैसा अभी तक हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा वैसा क्या काम करता है, और सोसाइटी के अलग अलग जो सिचुएशन है उसके हिसाब में कैसा काम करता है, मतलब गवर्नमेंट की क्वालिटी कैसी होती है। इसके अलावा बात करें तो इकोनॉमिक सिचुएशन सुधारने में डेमोक्रेसी कैसा काम करता है, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट, फ्रीडम ऑफ डिग्निटी के मामले में कैसा काम करता है। तो आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर। सबसे पहली बात यहां पर क्या है, देखिए अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ये तो आपको पता होगा। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका डेमोक्रेसी है, जिसके बारे में यहां पर हमें पढ़ना है, ये तो हमें पता है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है, हमारे देश का शासक होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। आपके भी पेरेंट्स वोट देते होंगे, आपके भी अंकल, टीचर सभी लोग वोट देते होंगे, इस तरीके से लाइन में लग के वोट डालते होंगे, और हमारे देश के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और भी बहुत सारे लोगों को चुनाव करते हैं। मतलब क्या? मतलब जो लोग हमारे ऊपर शासन करेंगे उनको हम खुद चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी सिस्टम है। अब यहां पर दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं? तो इसमें कई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। सबसे पहला तो भाई कौन हो सकता है? मोनार्की। मतलब कोई रूलर है, जो राजा था, राजा का बेटा अगला राजा बन गया, वो क्या हो गया? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्या है? मोनार्की है। ठीक है, ये भी कहीं पर हो सकता है, जैसे ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी हाल में अगर बात करें तो सऊदी अरब में ये सिस्टम चल रहा है। इसके अलावा और भी कई देशों में ये सिस्टम चल रहा है। इसके बाद मिलिट्री रूल भी होता है कई देशों में। कई जगहों पर क्या होता है कि जो मिलिट्री होते हैं, मिलिट्री के जो जनरल होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, उनके पास तो भाई सेना है। उन्होंने क्या किया, सरकार वहां पर चाहे राजा का शासन हो या फिर डेमोक्रेसी हो, उन लोगों को भगा दिया, हटा दिया, और खुद राजा बनकर बैठ गए, खुद वहां पर शासन करने लगे। उदाहरण के लिए हमने क्लास 9th में किसके बारे में पढ़ा था? परवेज मुशर्रफ के बारे में। इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान में वहां के सरकार को, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हटा दिया था, और खुद से प्रेसिडेंट बनकर बैठ गए थे। इसके अलावा दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी होते हैं, जैसे चीन में हमारे पास क्या है? चीन में है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन। ये डेमोक्रेसी भी नहीं है, ये मिलिट्री रूल भी नहीं है, ये मोनार्की भी नहीं है, ये दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहां तक अब अगर हमने पढ़ा है 9th क्लास और 10th क्लास में, तो हमने सभी के बारे में कुछ ना कुछ जाना है। और वहां पर हमें क्या पता चला है कि भैया देखो, जो डेमोक्रेसी है ना, ये सबसे अच्छी होती है। क्यों सबसे अच्छी होती है? क्योंकि
यहां पर अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी अच्छी क्यों होती है, इसमें हमारे सामने क्या बात आ जाता है कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छी इसलिए होती है क्योंकि इसमें इक्वालिटी की बात होती है और हम पूरे देश के हर एक नागरिक को इक्वल समझा जाता है और साथ में इक्वल वैल्यू भी दिया जाता है। मतलब क्या, मतलब ये कि आप कोई भी हो, आपके पास कितना भी पैसा हो, पढ़े लिखे हो, मैं कोई भी हूं और सभी लोग, कुछ भी हो आपका सिचुएशन, हम सभी क्या हैं, हम सभी इक्वल हैं, बराबर हैं। हमेशा डेमोक्रेसी क्या करती है, इक्वालिटी प्रमोट करती है अपने नागरिकों के बीच में। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, डेमोक्रेसी सभी को हमेशा इक्वल रखने की कोशिश करती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है, जहां पर भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहां पर जो डिसीजन मेकिंग है इसका क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग में क्वालिटी इंप्रूव होने का क्या मतलब है, मतलब है कि जो सरकार है जो भी डिसीजन लेगी वो सबसे पहले तो ये सोच कर लेगी कि भैया मेरे जनता को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो सरकार डिसीजन लेगी वो सारे नियम कानून को फॉलो करके लेगी। लेकिन अगर हम बात करें तो मोनार्की में जैसे राजा का शासन होता है, क्या वहां पर राजा कभी ये सोचेगा कि भाई मेरे देश की जनता को कुछ इससे नुकसान है या नहीं है? नहीं, बोले भाई राजा साहब ने ऑर्डर दिया, तुरंत काम करो, तुरंत इसको निपटाओ, कोई मतलब नहीं है, जनता खुश है नाराज है, कोई अगर विरोध कर रहा है तो उसको डंडा से पीट के भगा दो। तो यहां पर क्या होता है, डेमोक्रेसी में आपका जो डिसीजन मेकिंग है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है, इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो देखिए जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी के साथ साथ एक और चीज आती है, वो है इंडिविजुअल की डिग्निटी, आत्मसम्मान। जैसे मैं आपको, आपका सम्मान आपसे छीन नहीं सकता हूं, आपको मैं बेइज्जत नहीं कर सकता हूं, आपको मैं गाली नहीं दे सकता हूं, गलत बात आपसे नहीं बोल सकता हूं। तो क्यों? क्योंकि हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की व्यवस्था ने एक ऐसा प्रावधान किया है, ऐसा कानून बनाया है कि आपको जो करना है आप कीजिए, आपको आजादी है, लेकिन आप दूसरे को बेइज्जती या फिर आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। तो यह चीज बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कहां पर, डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल ही आपका इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन क्या मोनार्की में ऐसा जरूरी है होगा, या फिर मिलिट्री रूल है जरूरी होगा? जी नहीं। आप अगर सरकार के किसी मंत्री विधायक के खिलाफ बोल दें मोनार्की में या फिर आप किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो आपको तुरंत पुलिस उठाकर ले जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी में आप देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री हमारे बैठे हुए हैं या फिर कोई भी मंत्री है, उसको कोई भी रोड पर चलता हुआ आदमी चार को गाली दे देता है, लेकिन उसको क्या जेल में डाला जाता है क्या? नहीं। हां, बहुत ज्यादा गलत बात बोलेगा तो उस पर केस होगा, डिफेमेशन का केस होगा, बदनामी करने का केस होगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई बात सही है या फिर नहीं है। तो क्या होता है, डेमोक्रेसी हमेशा इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंप्रूव करता है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि भाई देखो जो डेमोक्रेसी है इसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका दिया जाता है। मतलब कि आपको किसी से कोई प्रॉब्लम है, मुझे आपसे प्रॉब्लम है, या सरकार में किसी को किसी से प्रॉब्लम है, तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की हमेशा कोशिश की जाती है। लेकिन वहीं किसी राजा का शासन है, आपने राजा के खिलाफ बोल दिया, तुरंत आपको फांसी हो जाएगा, आपको गोली मार दिया जाएगा। आपने मिलिट्री रूल के खिलाफ बोल दिया, तुरंत आपको फांसी हो जाएगा, तुरंत आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। कई बार क्या होता है कि सरकारें जो है वो गलत डिसीजन ले लेती है, तो सरकार के पास ये ऑप्शन डेमोक्रेसी में होता है कि वो अपनी गलतियों को सुधार ले, अपने डिसीजन को वापस ले ले। जैसे अभी कुछ दिनों पहले किसानों से जुड़ा हुआ एक सरकार ने डिसीजन लिया था, किसानों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ आंदोलन किया, सरकार ने भैया माना कि हाँ भैया हमसे गलती हो गई, हम लोग क्या करते हैं इस डिसीजन को वापस ले लेते हैं। तो क्या हुआ, सरकार ने अपनी गलती को माना और अपनी गलती को सुधार लिया। लेकिन वहां पर अगर कहीं राजा ने यह ऑर्डर पास किया होता तो क्या वो अपना डिसीजन वापस लेता? नहीं, बोलता कि विरोध कर रहा है, सबको गोली मार दो, सबको डंडा मार के भगा दो, सबको खत्म कर दो, इस तरीके की बात होती। तो डेमोक्रेसी कई तरीके से ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जहां पर जनता के पास सम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, इक्वालिटी होता है, डिसीजन अच्छा होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है, अपनी गलतियों को सुधारने का मौका होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, आगे हमारे सामने एक तरीके से प्रश्न है या फिर एक तरीके से हमसे पूछा जा रहा है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गुड इनफ?
क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है इतनी अच्छी होती है जितनी की हम बात कर रहे हैं? हमने तो अभी तक सिर्फ बड़ाइयां बड़ाइयां सुनी कि इतना अच्छा उतना अच्छा। क्या सच में इतना अच्छा होता है? ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, हमारे आसपास अगर किसी भी व्यक्ति से आप पूछते हैं कि भाई कौन सा सरकार तुमको सबसे अच्छा लगता है, तो वो आदमी आराम से बोल देगा कि भैया जो डेमोक्रेसी है ना, ये सबसे अच्छा है। क्यों सबसे अच्छा है? ऊपर हमने देखा कि बहुत सारी बातें हैं कि भाई हम लोग अपने लीडर को चुन सकते हैं, लीडर गलती करे तो 5 साल बाद चुनाव में हरा कर उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, बहुत चीज कर सकते हैं। मतलब क्या है? मतलब है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, कहते हैं कि डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज्यादा अच्छी है। लेकिन वही लोग जो कि डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, उसी में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कहेंगे कि भैया एकदम बर्बाद है हम लोग का देश डेमोक्रेसी के चलते। डेमोक्रेसी में भाई सही से काम नहीं हो रहा है, हमारे देश में जो लीडर हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है, सही सरकार नहीं काम कर रही है। मतलब क्या? मतलब कि लोग चाहते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हो, लेकिन जब डेमोक्रेसी काम करती है तो लोग उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बोलते हैं कि भाई सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या? कि मतलब जब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, अपने आइडियाज अपने विचारों की बात करते हैं, तो उसमें डेमोक्रेसी सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको रियल वर्ल्ड में लागू करने की बात आती है तो कोई भी डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वो सही तरीके से, उनको लगता है कि भाई उनके आसपास जितना तकलीफ दुख है सब डेमोक्रेसी के चलते है, और इसी चलते वो क्या कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। यहां पर यही कहा गया है कि मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव, यानी कि दूसरे सरकारों के मुकाबले सभी लोग क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग क्या है, सेटिस्फाइड नहीं हैं डेमोक्रेसी से कि वो प्रैक्टिस में कैसा काम करती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे सामने प्रश्न आता है, या फिर हमको डायलेमा ये समझ में आता है कि भैया देखो, डेमोक्रेसी तो विचारों में हमें अच्छा लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में हमें अच्छा नहीं लगता है, हम उसको रियल वर्ल्ड में पसंद नहीं करते हैं। तो क्या हम एक तरीके से इसलिए डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं क्योंकि वो विचारों में अच्छा है, आइडियल है, या फिर रियल में उसके कुछ बेनिफिट हैं? तो अब हम क्या करेंगे, रियल में बेनिफिट समझेंगे और समझेंगे कि रियल वर्ल्ड में डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों अच्छा है। विचारों में तो हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली और विचारों में देख लिया कि भाई डेमोक्रेसी के क्या गुण हैं, बहुत सारी चीजें हमने देख ली। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि भाई डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं, या फिर डेमोक्रेसी नहीं होने के नुकसान क्या हैं। अब देखिए, यहां पर बात करें तो आज दुनिया में 100 से भी ज्यादा देश हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उनके देश में किसी ना किसी तरीके से डेमोक्रेसी है। मतलब बात करें तो यहां पर क्या होता है, मतलब कि उनके देश में कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उनके देश में इलेक्शन भी होता है, उनके देश में पार्टीज भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी, जिनके बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हुए, साथ में वो अपने देश में कुछ राइट भी देते हैं सिटीजन्स को। तो ये सभी तो हैं, क्या हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री के लक्षण हैं। ये 100 से भी ज्यादा देशों में मौजूद हैं। लेकिन जब सभी देशों को हम कंपेयर करते हैं डेमोक्रेटिक देशों को, तो इनके बीच में हमें काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। अंतर कैसे देखने को मिलता है कि भाई ये जो देश हैं, इनमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो अलग अलग हुआ है, देशों में जो सोसाइटी का सिचुएशन है वो अलग अलग है, देशों में जो ग्रोथ हुआ है वो अलग अलग है, इकोनॉमिक वेलबींग वो भी अलग अलग है। मतलब क्या? मतलब कि सिर्फ डेमोक्रेसी के आ जाने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपके देश के सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। आपके देश के सोसाइटी, आपके देश के सिचुएशन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब यह कि डेमोक्रेसी आया, इसका मतलब यह नहीं है कि आपके देश की, आपके समाज की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। जी नहीं, आपको कुछ काम करना होगा, आपको उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा। डेमोक्रेसी क्या है? सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें आपको शामिल होकर उसको बेहतर बनाना होगा। लेकिन क्या हम डेमोक्रेसी से कुछ ऐसे बेसिक डिमांड रख सकते हैं जो कि हर देश में होने ही चाहिए? मतलब क्या? मतलब हमने तो यह समझा कि अलग अलग देशों में डेमोक्रेसी है, 100 से भी ज्यादा देशों में, लेकिन सबका जो सिचुएशन है, जो ग्रोथ है, जो उनके देश में सोसाइटी का सिचुएशन है वो अलग अलग है। लेकिन क्या सभी देशों में जो डेमोक्रेसी है उनमें क्या ऐसी चीजें हैं जो कि कॉमन हैं, या फिर हर डेमोक्रेसी में
ये चीज तो भैया होना ही चाहिए। वो क्या चीज है, मतलब कि कहीं पर भी डेमोक्रेटिक कंट्री है या नहीं है, वो हम किस आधार पर कहेंगे, तो ये हम अब जरा सा देखने वाले हैं। तो उसको देखने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो हम जरा सा समझ लेते हैं। देखिए यहां पर आपको समझाया जा रहा है कि देखिए हम लोग जो डेमोक्रेसी को गाली देते हैं या फिर डेमोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि हमारे देश में भैया डेमोक्रेसी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेमोक्रेसी को है ना हम बहुत ज्यादा उसके ऊपर सोच लेते हैं, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फैसिनेशन रखते हैं। मतलब क्या, मतलब कि भाई डेमोक्रेसी है ना कि ऐसा चीज है कि हमारे देश में अगर आ गया तो हमारे देश के सारे प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगे, एकदम रामबाण इलाज है। क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपके देश में डेमोक्रेसी आ गया तो आपके देश में सिर्फ एक बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा कि पावर जो है ना वो किसी राजा के हाथ में नहीं रहेगा बल्कि जनता के हाथ में रहेगा। सिर्फ यही बदलाव आएगा और कुछ बदलाव नहीं आएगा। और कुछ बदलाव कैसे आएगा, तो आपको खुद से शामिल करना होगा, आपको खुद से सरकार में शामिल होकर हिस्सेदार बनकर क्या करना होगा, काम करना होगा। मतलब क्या है, मतलब यह है कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकार का रूप है और डेमोक्रेसी का सही मायने में फायदा उठाने के लिए आपको मेहनत करना होगा, आपको इन्वॉल्व होना होगा। कैसे आप इन्वॉल्व हो सकते हैं? सरकार गलत कर रही है, आप विरोध जाकर कीजिए, आंदोलन कीजिए। सरकार चुनाव में उठ रही है, पार्टियां चुनाव में उठ रही है, आप पार्टियों के ऊपर दबाव बनाइए कि भाई हमारे इलाके का विकास करो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। मतलब कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है जिसका फायदा उठाकर आप अपने देश का विकास या फिर अपने सोसाइटी का विकास कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपको डेमोक्रेसी और कुछ ना दे सकता है और ना ही देता है। अब यहां पर क्या हुआ, वही चीज कहा गया है कि सिटीजन जो है उनको एडवांटेज लेना होगा कंडीशन का और अपने गोल खुद से अचीव करने होंगे। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं तो आगे यहां पर देखिए ये एक तरीके से आपके एनसीईआरटी बुक में क्या दिया गया है, कार्टून। इसमें क्या दिखाया गया है कि भाई देखो डेमोक्रेसी है ये। अब डेमोक्रेसी के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहते हैं, हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, हमेशा डिमांड रखे जाते हैं कि भैया हमको क्या कर दो, अलग राज्य दे दो, स्टूडेंट लोगों का डिमांड पूरा करो, जो लैंग्वेज इशू है वो सेटल करो। बहुत सारे तरीके के सवाल उठते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें कई तरीके की डिमांड और कई तरीके के लोग डिमांड रखते रहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि आपको अगर अपना देश का सिचुएशन बेहतर बनाना है तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भैया डेमोक्रेसी है तो क्यों नहीं बेहतर हुआ। डेमोक्रेसी है तो आपके हाथ में पावर आया है और आपको उसका इस्तेमाल करके क्या करना है, उस अपने देश को, अपने समाज को ज्यादा बेहतर बनाना है। ठीक है, अब यहां पर आगे आपके सामने टॉपिक है, दीज आर सम बेसिक थिंग्स डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड। मतलब किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पर क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए, ये अब हम यहां पर देखने वाले हैं। मतलब कि भाई ये चीज अगर किसी देश में नहीं मिल रहा है तो हम नहीं कह सकते कि भैया उस देश में डेमोक्रेसी है। क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम कैसे चेक करेंगे? तो हम चेक करेंगे इन सभी चीजों को देखकर, जो जो पॉइंट मैं यहां पर बताने वाला हूं। मतलब कि ये सभी चीजें अगर हमारे देश में है इसका मतलब हमारे देश में डेमोक्रेसी है। ठीक है, अब यहां पर आपके किताब में टॉपिक इसी चीज को क्या दिया गया है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के बारे में कि रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। मतलब कोई भी डेमोक्रेसी है तो वहां पर क्या होना चाहिए, वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिव होने का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिव होने का कहने का मतलब यह होता है कि जो ये सरकार हो, जो भी जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो, वो अकाउंटेबल हो अपने देश के सिटीजन्स के प्रति और उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। मतलब इसका क्या हुआ, मतलब हुआ कि भैया देखो सरकार बनी है, वोट किसने दिया, जनता ने दिया। जनता जो चाहती है उसका ध्यान रखे, जनता की जरूरतों का ध्यान रखे। जैसे जनता चाहती है कि भैया हम लोग के इलाके में क्या करो तुम, 4 लेन रोड बना दो,
1 2 3 4 4 लेन रोड बना दो। तो ये क्या है? ये जनता का एक्सपेक्टेशन है या फिर नीड है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस डिमांड को पूरा करे। अब जनता चाहती है कि भैया हम लोग को रोजगार चाहिए। सरकार का अब ये जिम्मेदारी है कि वो उस इलाके में क्या करे? फैक्ट्री लगाए, फैक्ट्री लगाकर वहां पर रोजगार सृजन करे और लोगों को रोजगार दे। जनता चाहती है कि भैया हम लोग को बिजली मिले 24 घंटा। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कुछ भी करे, कहीं से भी बिजली लाए, बिजली के प्लांट बैठाए, किसी कंपनी को ठेका दे दे, कुछ भी करे, क्या करे? बिजली उत्पादन करे और जनता को क्या करे? बिजली मुहैया कराए। मतलब कि जनता की जरूरतों और जनता के जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो एक्सपेक्टेशन है, उसके हिसाब से सरकार काम करे। ठीक है। अब यहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल एंड पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और वो जनता के प्रति और पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि आपको पता है कि हमारे देश में चुनाव कब होता है? हमारे देश में चुनाव हर 5 साल में होता है। अब हर 5 साल में चुनाव होता है तो जो नेता हैं, जो प्रधानमंत्री, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वो हर 5 साल में क्या करते हैं? जनता के बीच में जाते हैं और बोलते हैं कि भैया 5 साल सरकार चली, हमने ऐसा काम किया, फिर से चुनाव जिता दो, हम लोग आगे भी काम करेंगे। मतलब क्या है? वो जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो हर 5 साल में वो जनता के सामने जाकर जवाब देते हैं। लेकिन पार्लियामेंट जो होती है वो हमेशा बैठती है और सरकार हमेशा लगातार अपना जवाब किसको देते रहती है? पार्लियामेंट को। और पार्लियामेंट में अपोजिशन हो गया या फिर और भी लोग क्या करते हैं? सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? जनता का वेलफेयर के लिए काम करती है और जनता के नीड्स और एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए काम करती है। तो ये वही चीज है जो ऊपर हमने देखा। अब यहां पर आगे क्या आता है? आगे यहां पर आगे सवाल आता है जो कि आपसे पूछा जा रहा है या फिर आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, लोकतांत्रिक सरकार होती है, क्या वो एफिशिएंट होती है? मतलब कि क्या वो सही तरीके से काम कर पाती है, उतना एफिशिएंटली काम कर पाती है जितना कि एक मोनार्की करे या फिर कम्युनिस्ट पार्टी का शासन करे या फिर किसी मिलिट्री रूल में हो? तो यहां पर आपको यह चीज समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए यहां पर जो डेमोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सरकार उसमें सब लोगों को से पहले बात करती है, तब डिसीजन लेती है। जैसे सरकार कोई कानून पास करना चाहती है तो वो क्या करेगी? इस तरीके से पार्लियामेंट में क्या करेगी? लोगों से बात करेगी, सभी लोग उसमें वोटिंग करेंगे तब कानून पास होगा। उसी तरीके से कोई भी चीज को लागू सरकार करना चाहती है तो पहले जनता से बात होगा, न्यूज पर डिबेट होगा, जनता उसके लिए तैयार होगी, तब काम किया जाएगा, तब लागू होगा। तो इससे क्या होता है कि जो टाइम होता है ना, टाइम बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं वेस्ट होता है। मतलब कि जो काम यहां पे सऊदी अरब में ये जो प्रिंस हैं, वहां के राजा नहीं है, प्रिंस हैं, लेकिन अभी सरकार यही चला रहे हैं, तो ये जो हैं ये जितनी जल्दी कर सकते हैं अपने देश में काम, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी में जो मतलब चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जितनी जल्दी काम कर सकती है, उतनी जल्दी हमारे देश की डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता है। हमारे देश तो छोड़िए, आप अगर यूएसए की बात करें तो वहां पर भी आपको टाइम देखने को मिलेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि भैया डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो सरकार होती है कोई भी डिसीजन अपने मर्जी से नहीं ले सकती है, उसमें उसको सारे नियम कानून फॉलो करने होते हैं, सभी लोगों से बातचीत करने होती है। सरकार कानून बना रही है तो पहले विपक्ष से बात करेगी, जनता जो है आपस में बात करेगी, न्यूज चैनल पर भी आप देखते होंगे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वो सारी चीजें होंगी, तब लगेगा सरकार को कि हाँ भैया सब कोई तैयार है, तब कोई कानून लागू होगा, कोई भी चीज को, नया चीज को लागू किया जाएगा। लेकिन इनके यहां क्या होगा? यहां पर इन्होंने कहा कि भैया जाकर रोड बना दो, तो सभी लोग लग जाएंगे रोड बनाने। ना वहां पर सरकार चिंता करेगी कि जनता क्या सोचती है, ना सरकार चिंता करेगी कि भैया का प्रॉब्लम है, का आगे दिक्कत हो सकता है, कुछ नहीं। बस क्योंकि राजा ने कहा है ऐसा करने के लिए, तुरंत उसको लागू करो। और वैसा ही हमें कहां देखने को मिलता है? जो चीन है, यानी कि जो चाइना है, यहां पर भी ऐसा होता है। आप देखते हैं कि चाइना में एक रोड बन गया मात्र 1 महीने में,
लेकिन इंडिया में रोड बनता है 4 साल में। तो भाई ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन में जो सरकार है उसको सोचने का यह जरूरत नहीं कि जनता को इससे नुकसान होगा, फायदा होगा, क्या होगा। सरकार ने नियम बनाया, तुरंत उसको लागू किया जाएगा। यहां पर सऊदी अरब में ये जो वहां के प्रिंस हैं, इन्होंने कह दिया, तुरंत उसको लागू किया जाएगा। लेकिन हमारे देश में या फिर यूएसए में, जिस भी देश में डेमोक्रेसी है, वहां पर किसी भी काम को करने से पहले सभी लोगों को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है कि हाँ जी, सरकार ये काम करना चाहती है, आप सभी लोग क्या कीजिए, इसमें तैयार हो जाइए, तो सरकार आगे बढ़ेगी। तो यहां पर सवाल सबसे बड़ा उठता है कि भाई ये जो चीज है ना, ये अच्छी चीज थोड़ा ही ना है कि हम लोग जो काम चीन 1 महीने में करता है उसको करने में हम लोग 1 साल, 2 साल, 3 साल लगा देते हैं। तो क्या यह अच्छी चीज है? तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, वो एफिशिएंट नहीं है, वो सही मायने में सही तरीके से अच्छा काम नहीं करती है। जितना अच्छा और जितना स्पीड से काम आपका कम्युनिस्ट सरकार या फिर आप मोनार्की कह लीजिए, मिलिट्री रूल कह लीजिए, मतलब नॉन डेमोक्रेटिक सरकार जितनी अच्छी काम करती है उतना अच्छा डेमोक्रेसी नहीं कर पाता है। ये सवाल उठता है। और भाई कहें देखें तो ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है कि हाँ भाई, सही तो बात है, इसमें टाइम बहुत लगता है डेमोक्रेसी में, लेकिन जो हमारे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वो बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा इसका रीजन है, क्या रीजन है, ऐसा क्यों होता है? उसमें सबसे बड़ा रीजन है कि देखिए, जो हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है इसमें क्या होता है, जनता की बात की जाती है कि जनता खुश है या फिर नहीं है। कोई हम नियम कानून लागू कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, कोई नया रोड बना रहे हैं, प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, उससे जनता को फायदा है या नुकसान है, सभी लोग रोड काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं है। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट सरकार है, तो वहां पर उसको यह सब सोचने का कोई टेंशन नहीं है। उसको मतलब ही नहीं है कि जनता खुश है, नाराज है, क्या है। सरकार ने बोला रोड बनाओ, मतलब रोड बनाओ, जनता बाद में देखेगा कि क्या होता है। और उसको कोई भी यह टेंशन नहीं है कि पहले जनता से बात करो, जनता को खुश करो, कोई विरोध प्रदर्शन होगा। चीन में कहीं पर रोड बन रहा हो, कोई पब्लिक विरोध प्रदर्शन कर देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुरंत मार मार के जेल में डाल देगा या फिर घरे भेज देगा। समझ गए? तो इसलिए वहां पर जो काम होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि उनको असेंबली में जवाब देने का टेंशन नहीं होता है, मेजॉरिटी या फिर पब्लिक ओपिनियन के बारे में सोचने का जरूरत नहीं होता है। और यह जरूरत कहां होता है? हमारे देश की डेमोक्रेसी में होता है। और इसीलिए कहते हैं लोग क्या, कि डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन यह तो अच्छी चीज हुई, इसका नुकसान भी है। मतलब डेमोक्रेसी टाइम लेता है, धीरे धीरे कोई काम करता है, तो उससे हमें कुछ फायदा भी होता है। और ये जल्दी जल्दी काम कर देते हैं, उससे इनको नुकसान भी होता है। कैसे नुकसान होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, ये देखते हैं। अब यहां पर ये तो हम समझ गए कि ये जो डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, और काफी क्विक होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। मतलब नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन लिया गया जो होता है वो काफी क्विक होता है, एफिशिएंट होता है, और साथ में उसका इंप्लीमेंटेशन भी काफी फास्ट होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। उसके कई कारण हैं, उसमें एक जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि डेमोक्रेसी जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? मतलब कि जनता की बात होती है, जनता जैसा चाहती है वैसा काम हो। तो सरकार हमेशा यह इंश्योर करती है कि जो डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है यह हमेशा अच्छी तरीके से लागू रहे। सरकार जब भी कोई कानून बनाती है या कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी इलाके में शुरू करती है, तो वो ये हमेशा चाहती है कि उस इलाके के लोग या फिर देश के लोग उस तरीके के जो भी प्रोजेक्ट हैं उस आइडिया के लिए क्या करें, समर्थन दें, उसके लिए तैयार हों। यानी कि क्या है, डेमोक्रेसी डिलिब्रेशन और नेगोशिएशन के आइडिया पर बेस्ड है। और इस चीज में यानी जनता को तैयार करने में, जनता से राय मशवरा लेने में और सभी चीजें करने में काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अब लगे सर हम लोग से तो कोई कभी पूछने नहीं आया, सरकार तो कभी पूछने नहीं आई, हम लोग के घर तो मम्मी पापा बात करते हैं लेकिन सरकार तो कभी उन लोग से पूछने नहीं आई, तो सरकार कहां पे ये डिलिब्रेशन और नेगोशिएशन कर रही है? तो भाई देखो, उसका सिस्टम होता है। सरकार क्या करती है, सरकार आपका जैसे केंद्र सरकार है, वो क्या करेगी, पार्लियामेंट में बात करेगी।
पार्लियामेंट में। सरकार बोली कि भैया हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुलेट ट्रेन बनाते हैं। सरकार ने बोला कि हम लोग भैया बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, तो जो अपोजिशन पार्टी है वो बोले कि भैया मत बनाओ, आपको उस इलाके के किसान हैं उनको क्या करना है, मुआवजा दे दीजिए, अच्छा कीमत दीजिए। सरकार बोला ठीक है मुआवजा दे देंगे। मत बनाओ, किराया बहुत ज्यादा होगा, तो सरकार बोली ठीक है किराया कम रखेंगे। मत बनाओ, बाहर की कंपनी आएगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार बोली ठीक है इंडिया के लोगों को रोजगार देंगे। तो जो भी डाउट था, जो भी प्रॉब्लम था, सबको क्या किया, सरकार ने पहले सॉर्ट आउट कर दिया। उसके बाद विपक्ष तैयार हुआ कि हाँ जी अब बनाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रॉब्लम दूर हो गए। तो इस तरीके से सरकार क्या करती है, हर मुद्दे के ऊपर क्या करती है, पार्लियामेंट में डिस्कशन करती है, असेंबली में डिस्कशन करती है। आप अगर न्यूज चैनल खोलते होंगे तो न्यूज में भी टॉपिक्स पर, बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन, डिबेट चलते रहता है। तो वो भी एक तरीके से क्या है, यही डिलिब्रेशन और निगोशिएशन का हिस्सा है कि जनता को तैयार किया जाता है सरकार के डिसीजन के लिए, एक तरीके से जानने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या इस चीज की वजह से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट है? तो एक तरीके से देखें तो हां भैया, हम लोग का डिसीजन मेकिंग स्लो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन स्लो लेती है, लेकिन उससे जो हमें आउटपुट मिलता है वो काफी अच्छा होता है। क्या आउटपुट अच्छा होता है कि हम लोग का जो जनता है वो उस डिसीजन के लिए तैयार होती है। जितनी भी कमियां हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी कानून में, कोई भी बदलाव में, वो सारी कमियां पहले ही सामने आ जाती हैं। जैसे ये बुलेट ट्रेन वाला एग्जांपल हमने देखा कि सरकार ने बोला कि भैया हमको बुलेट ट्रेन बनाना है, तो अब सरकार ने बोल दिया बुलेट ट्रेन बनाना है, और क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो जो लोग इस चीज को लेकर चिंतित हैं वो आएंगे सामने। एक आदमी ने कहा कि भैया जो किसान जिनसे आप जमीन लोगे ना उनको मुआवजा दे देना, अच्छा, तो सरकार ने बोला दे देंगे। एक ने कहा कि भाई देखो किराया बहुत ज्यादा होगा, बुलेट ट्रेन मत बनाओ, तो बोला भाई किराया कम रख देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार इंडिया के लोगों को मिलना चाहिए, सरकार ने वो भी बोल दिया कि भैया काम में जो भी लोग लगेंगे सब इंडियन होंगे। साथ में जो यहां पर बुलेट ट्रेन चलेगा उसके लिए आपको जानवरों की सुरक्षा के लिए आपको ट्रैक के दोनों तरफ क्या करना होगा, दीवारें बनानी होंगी, सरकार ने वो भी बोल दिया। तो क्या होता है, जितनी भी कमियां हैं किसी भी प्रोजेक्ट में वो पहले ही सामने आ जाती हैं और सरकार उसको पहले ही निपटाने की कोशिश करती है। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें तो हमें क्या नुकसान देखना पड़ा, हमें नुकसान देखना पड़ा टाइम का। मतलब कि कोई भी डिसीजन पर पहुंचने में डेमोक्रेसी में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन हमें फायदा क्या हुआ, फायदा यह हुआ कि हम लोग का जो डिसीजन है वो सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है। मतलब सभी जनता जो है वो जान चुकी है कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। अगर कोई फायदा है तो जनता बोलेगी ठीक है थम्स अप, कोई नुकसान है तो पहले ही जनता या फिर विपक्ष बता देगा, सरकार उसको सॉर्ट आउट कर लेगी। तो मतलब हमें क्या हुआ, हमें कुछ उसके फायदे मिले। और वही चीज प्रॉब्लम होता है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। वहां पर जैसे कम्युनिस्ट पार्टी कोई डिसीजन लेती है तो उसका डिसीजन हो सकता है बहुत फास्ट हो, उसका इंप्लीमेंटेशन भी फास्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि बाद में जो जनता है वो उसको एक्सेप्ट ना करे, वो उस पर काफी ज्यादा नाराज हो जाए। और यह चीज हमारे देश में नहीं होगा, मतलब किसी भी डेमोक्रेसी में नहीं होगा जहां पर डेमोक्रेसी के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। तो यहीं पर आगे कहा गया है कि इन कॉन्ट्रास्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। सरकार सारे नियम कानून, सारे चरणों को पहले फॉलो करेगी किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले। इससे क्या होगा, क्योंकि सरकार ने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए तो उसका जो डिसीजन होगा वो एक तो ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा जनता को, साथ में ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे मैंने कहा कि जनता को न्यूज के माध्यम से सारी चीजें पता चल जाएंगी कि सरकार क्या कर रही है, क्यों कर रही है, तो क्या हो गया, यह डिसीजन ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गया। साथ में क्योंकि विपक्ष ने, जनता ने, सभी ने जो कमियां थी, जो भी फॉल्ट्स थे डिसीजन में,
उन सभी फॉल्ट्स को पहले बता दिया तो सरकार पहले ही कमियों को दूर कर देगी, तो क्या होगा, डिसीजन ज्यादा इफेक्टिव होगा। यह फायदा होता है जब सरकार टाइम लेती है। तो यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि भैया क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट होती है, तो इस पूरे सिचुएशन को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, और वो ये क्या है, वो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब यहां पर कोई भी सरकार अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वो क्या होगी, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि भैया देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भले स्लो हो, भले फास्ट हो, चाहे तो वो लेस एफिशिएंट हो, चाहे वो ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो या ना हो, उसमें क्लीन हो या ना हो, मतलब भ्रष्टाचार हो रहा हो या फिर ना हो रहा हो, लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। मतलब क्या, मतलब कि जो सरकार बैठी हुई है और सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो ऐसे ही किसी राजा के बेटे आकर नहीं बैठ गए हैं, बल्कि उनको क्या किया गया है, जनता द्वारा चुना गया है। यानी कि वो जो गवर्नमेंट है वो जनता की खुद की गवर्नमेंट है। मतलब क्या, मतलब कि आपने और मैंने और सभी लोगों ने उसको वोट देकर सरकार में बैठाया है। और ये जो चीज है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब क्यों बड़ी चीज है कि भाई देखो, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहने का मतलब कि कोई मुझ पर एक तरीके से तानाशाही शासन नहीं कर रहा है, मैंने खुद उसको चुना, वहां बैठाया और वो चोरी करने लगा, तो भाई चोरी करने लगा तो अब मैं उसको हटाऊंगा कि भाई भागो वहां से। तो ये चीज यहां पर फायदा है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो चुने जाते हैं रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन के जरिए। मतलब क्या है, मतलब कि फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पावर में आ गया और वो क्या कर रहा है, क्लीन नहीं है, मतलब करप्शन कर रहा है, रिस्पॉन्सिव नहीं है, जनता की बात नहीं सुन रहा है, बहुत स्लो और बहुत एफिशिएंट नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो जनता उसको अगले चुनाव में हराकर घर भेज देगी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब उसको कोई टेंशन नहीं है, अगर एक आदमी काम नहीं करेगा उसको हटाकर दूसरे आदमी को ला सकते हैं हम सरकार में। और इसके साथ ही अब क्योंकि जो सरकार है, जो मतलब जो डेमोक्रेटिक सरकार है, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, और यहां पर जो कानून बनते हैं वो सारे प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करके बनते हैं। हमारे देश में क्या प्रोसीजर है कानून बनाने का, कि सरकार जो है वो कानून का एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, उसको लोकसभा में पास करवाएगी, फिर राज्यसभा में पास करवाएगी, फिर उस पर राष्ट्रपति उस पर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, तब कानून बनता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, और भी तरीके हैं, ठीक है। तो यहां पर बात करें तो सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। इस वजह से क्या होता है, एक तो जो कानून बनते हैं वो काफी एफिशिएंट, काफी इफेक्टिव, और सभी नियम कानून के दायरे में बनते हैं। नियम कानून के दायरे में कहने का मतलब कि किसी का ना तो अधिकार छीना जाता है, किसी के बेसिक राइट्स नहीं छीने जाते हैं, किसी भी तरीके से नियम कानून को तोड़ते हुए कानून नहीं बनता है, और साथ में कोई भी कानून बनता है वो जनता को एक्सेप्टेबल होता है। जनता के सारे दुख दर्द तकलीफों को पहले डिस्कस कर लिया जाता है, तब वहां पे कोई कानून बनता है। जैसे अगर आपने कभी पार्लियामेंट का डिस्कशन देखा होगा, तो पार्लियामेंट में क्या होता है, कोई भी कानून जब बन रहा होता है तो उसके पहले उस पर काफी डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, सभी लोग, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है, और क्या होता है, सभी लोग उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसलिए कानून जो होता है वो काफी अच्छी तरीके से बनता है। अब यहां पर आगे क्या कहा जा रहा है, यहां पर एक चार्ट दिया गया है आपके किताब में, इसमें समझाया जा रहा है कि देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में जो साउथ एशिया है, मतलब जो हमारा इंडिया और इंडिया के अगल बगल के जो कंट्रीज हैं, इनमें कंपेयर किया गया कि वहां कहां पर डेमोक्रेसी को ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। तो सभी देशों में पाया गया, पाकिस्तान को छोड़ करके, कि सभी देश की जनता जो है वो ज्यादातर डेमोक्रेसी को प्रेफर करती है। क्यों प्रेफर करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे अगर बात करें, बांग्लादेश में 69%, इंडिया में 70%, नेपाल 62%, पाकिस्तान की बात मत कीजिए 37%, और श्रीलंका 71%। इतने लोग हैं जो कि डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, और बाकी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इन सभी चीजों से, तो वो भी एक तरीके से मान ले तो डेमोक्रेसी के पक्ष में ही है। तो यहां पर जनता है
जो कि डेमोक्रेसी को पसंद करती है। इसका रीजन क्या है? ऊपर हमने देखा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, इसके साथ ही अगला जो गुण है या फिर अगला जो फीचर है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, ये क्या है? अकाउंटेबल गवर्नमेंट। यानी कि जो कोई भी देश में अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उसको क्या होना होगा? अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल होना होगा, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई देखो, जो सरकार बनेगी वो जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जनता को आकर हर चुनाव में जवाब देगी कि भाई मैंने देखो 5 साल सरकार चलाया, सरकार में ये काम किया, ये काम नहीं किया, अगली बार जीतूंगा तो ये कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि पीपुल हैज द राइट इन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्टोरल प्रोसेस। जनता के पास अधिकार है कि वो अपने लीडर को चुनाव के जरिए चुन सकती है, और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये सरकार बनाते हैं और डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, और ये काम जो होता है ये जनता के बदले में होता है। मतलब कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या? मतलब पीपल का शासन, जनता का शासन। जनता का शासन है, इसका कहने का मतलब है कि भाई देखो, हमारे देश में जनता है कितनी? 140 करोड़। 140 करोड़ जनता है। अब इन लोगों को देश पर शासन करना है, मतलब मुझे, आपको, सभी लोगों को, 140 करोड़ लोगों को देश पर शासन करना है। तो हर व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सरकार में पार्टिसिपेट करे, सरकार के डिसीजन में पार्टिसिपेट करे, सभी चीजें करे। तो हमारे देश में एक सॉल्यूशन निकाला गया, जो संविधान बना रहे थे उन्होंने, कि भाई देखो, डेमोक्रेसी होगा, जनता का शासन होगा, लेकिन जनता के पास इतना फुर्सत नहीं है, इतना टाइम नहीं है शासन चलाने का। तो जनता क्या करेगी? अपने बदले में कुल मिलाकर 543 लोगों को चुनकर भेज देगी। कहां पर? पार्लियामेंट में, जो कि क्या करेंगे? केंद्र सरकार चलाएंगे। इसी तरीके से हर राज्य में चुनकर विधानसभा में लोगों को भेज दिया जाएगा, जो कि राज्य सरकार चलाएंगे। तो इस तरीके से हमारे देश में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब 140 करोड़ लोगों के बदले में कुछ गिने चुने लोग चुनकर आते हैं, जो कि देश में सत्ता चलाने का काम करते हैं। अब यहां पर यह कहने का बात है कि भाई ये जो चुनकर आए हैं ना 543, ये हमारे राजा, रूलर या फिर हमारे मालिक नहीं हैं, बल्कि हमने इनको अपना काम करने के लिए वहां भेजा है कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है देश चलाने के लिए, देश के सारे नियम कानून बनाने के लिए, तो मैं भी तुमको भेज देता हूं कि जाओ तुम मेरे बदले में वो काम कर दो। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है यहां पर। ठीक है, अब गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है? ट्रांसपेरेंसी फॉलो करती है। मतलब कि क्योंकि सरकार कोई हमारी मालिक नहीं है, हमारे बदले में वहां पर काम कर रही है, तो जनता को जवाब देना होगा कि सरकार को, कि सरकार ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। यानी सरकार ट्रांसपेरेंसी फॉलो करेगी, कोई भी नियम कानून बनाएगी, कहीं पर पैसे का खर्च होगा, कोई भी डिसीजन लेगी, तो जनता को यह पूरा हक है कि वो अपने चुने हुए नेताओं से पूछ सके कि भैया तुमने पैसा कहां खर्चा किया, क्या काम किया, कैसे काम किया। यानी कि जो हर एक सिटीजन है, आप, मैं, कोई भी जब चाहे जो भी जानकारी चाहे सरकार से निकाल सकता है, और यह पता कर सकता है कि कोई काम किया गया वो प्रोसीजर को फॉलो करके किया गया या फिर नहीं किया गया। ठीक है, इसके आगे क्या कहा जा रहा है? इसके अलावा कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर फॉलोइंग प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मतलब कोई भी देश में डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये हम किस आधार पर कहेंगे? तो ऊपर जो हमने 3 फीचर्स देखे, उसके अलावा ये चीजें भी होनी चाहिए। क्या? रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शन क्या हमारे देश में होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। कोरोना था तब भी हुआ था। हर 5 साल पे चुनाव होता है। आप लोकसभा का देखें, विधानसभा का देखें, पंचायत का देखें, जिला परिषद देखें, हर चुनाव 5 साल पर होता है। तो ये हमारे देश में है। करप्शन फ्री गवर्नमेंट। अब भैया करप्शन फ्री गवर्नमेंट है ना, ये डेमोक्रेसी में आपको मिलना चाहिए। मतलब कि कोई भी नेता चुनकर आता है, कोई भी सरकार बनती है जनता के द्वारा चुनी हुई, तो वो क्या हो? करप्शन फ्री हो, करप्शन के मामले में बहुत साफ सुथरी हो, करप्शन ना करे, चोरी चमारी ना करे। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि भाई हमारे देश में भी करप्शन होता है, हमारे देश के हर इलाके में आपको पता होगा करप्शन होता है, और ये सिर्फ हमारे देश में नहीं होता है, दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब ये इस मामले में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो उतना अच्छा नहीं काम कर रही है, और भी बेहतर
बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज। सरकार कोई बड़ा डिसीजन ले रही है तो उसके ऊपर ओपन पब्लिक डिबेट हो। क्या ये होता है? जी हां, होता है। आप अगर न्यूज खोलकर देखिए तो न्यूज पर हमेशा डिबेट चलते रहता है कि सरकार ये काम कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी आदमी सरकार को गाली दे सकता है, सरकार के ऊपर सवाल उठा सकता है। न्यूज के लोग हमेशा बात करते रहते हैं, बहुत तरीके से डिस्कशन होता है कि सरकार ने कोई डिसीजन लिया वो सही लिया या फिर गलत लिया। इसके बाद सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब कि सिटीजन्स के पास क्या हो? राइट टू इंफॉर्मेशन हो। जनता जब चाहे जैसी जानकारी चाहे सरकार से निकाल सके। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, तो भी आप ये फीचर्स लिख सकते हैं। कौन कौन से? ऊपर 3 हमने कौन कौन देखे? तो ऊपर हमने देखा क्या? रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लेजिटिमेट गवर्नमेंट, इसके बाद अकाउंटेबल गवर्नमेंट, और साथ में ये 4 पॉइंट भी हैं जिनको कि आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। ये कोई हेवी पॉइंट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीजें, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब इसके बाद आगे बात आती है, आगे अब हम बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस के बारे में। मतलब कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसका परफॉर्मेंस कैसा है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो सबसे पहला चीज क्या है? सबसे पहला चीज है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो हमारी जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में कैसा परफॉर्म करती है। तो आपने कभी न्यूज देखा होगा या फिर आपने चुनाव का कवरेज देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि सभी नेता आते हैं, सभी नेता क्या बात करते हैं? मैं आऊंगा तो इस देश को बदल दूंगा, मैं इस देश का विकास कर दूंगा, मैं इस देश में बहुत विकास कर दूंगा। विकास का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कर दूंगा, मैं बहुत डेवलपमेंट कर दूंगा। मतलब क्या है? मतलब हर कोई चाहता है कि उसके देश का विकास हो। जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वहां पर भी, और जहां पर किसी राजा का शासन है वहां पर भी, सभी लोग क्या चाहते हैं कि भैया हमारे देश का विकास होना चाहिए। और यह जनता के लिए बिल्कुल सही बात है कि वो अपने सरकार से मांगे कि भाई मेरे देश का विकास करो। एकदम जनता का ये हक है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री देखें और अभी तक के डाटा को देखें कि भाई कंट्रीज ने कैसा काम किया है, तो हमें पता चलता है कि 1950 से 2000 के बीच में अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंपेयर करें तो यहां पर पता चलता है कि जो डिक्टेटरशिप है, यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जितने भी हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में ज्यादा बेहतर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर रहा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काफी थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा पीछे रहे हैं। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन पहला तो है कि जो हमने ऊपर देखा था कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो डिलिब्रेशन और नेगोशिएशन के ऊपर बेस्ड होता है। सभी लोगों को पहले तैयार किया जाता है कि हाँ भैया डिसीजन है, सही है, तैयार हो जाओ, सरकार ये काम करना चाहती है। ये तो एक पॉइंट है, लेकिन उसके अलावा और भी कई चीजें हैं। जैसे यहां पर अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहला तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब देश में कितनी आबादी है। उसके साथ ही ग्लोबल सिचुएशन कैसा है। ग्लोबल सिचुएशन जैसे अगर दुनिया में कोई विश्व युद्ध चल रहा है, दुनिया में कोई आपको युद्ध चल रहा है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम है आपको, या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, बहुत अगर अच्छा सिचुएशन है तो आपके देश का विकास होगा, अच्छा सिचुएशन नहीं है देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ ही कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, मतलब दूसरे देश आपको सहयोग कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। लेकिन सर दूसरे देश कैसे सहयोग करेंगे मेरे देश को डेवलपमेंट में? जैसे एग्जांपल, हमारे देश में क्या बन रहा है? बुलेट ट्रेन बन रहा है। तो बुलेट ट्रेन हम लोग क्या खुद बना रहे हैं क्या? जी नहीं, हम लोग को मदद कर रहा है एक देश जिसका नाम आपको पता है, जापान। तो जापान ने हम लोगों को मदद किया। कैसे मदद किया? बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी दिया कि कैसे पटरी बनता है, कैसे ट्रेन बनता है, कैसे चलता है, सब चीज बताया। साथ में हम लोग को कितना दिया? 1 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना जीरो होगा भैया? बहुत जीरो होगा, छोड़ो। 1 लाख करोड़ रुपया भी दिया लोन के रूप में कि लो जाओ बुलेट ट्रेन बनाओ, घूमो बुलेट ट्रेन पे। तो क्या हुआ? दूसरे देश ने कॉपरेशन किया। दूसरे देश से आपको कॉपरेट करेंगे, आप आसानी से डेवलप करने पाएंगे। आपके देश का इकोनॉमिक पॉलिसी जैसा होगा वैसा आप डेवलप करने पाएंगे। इकोनॉमिक पॉलिसी कहने का मतलब आप सुनते होंगे कि भैया
कोई फैक्ट्री लगाएगा टैक्स में छूट मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसी है। किस चीज के लिए? ज्यादा फैक्ट्री लगाने के लिए, ज्यादा जॉब क्रिएट करने के लिए। वैसे अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसी होते हैं। जैसे हमारे देश में पहले क्या था, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, लिबरलाइजेशन हुआ था। कब हुआ था लिबरलाइजेशन? 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ था। मतलब विदेशी कंपनियों को आने के लिए परमिशन दे दिया गया था। उससे क्या हुआ, हमारे देश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, लोगों को जॉब मिला, देश का ग्रोथ हुआ। तो अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी से क्या होता है, देश का ग्रोथ ज्यादा होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसी भी देश का ग्रोथ। अब यहां पर देखें तो it is obvious for democracy that economic growth and development is expected, but in reality it does not guarantee economic development। अब देखिए, जब भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनते हैं, मतलब कोई सरकार अगर हम वोट देकर चुन रहे हैं, तो उससे तुम बोलेंगे भाई हमको विकास चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, बढ़िया पैसा चाहिए, बढ़िया अपने आसपास का समाज अच्छा चाहिए। लेकिन क्या यह गारंटी है कि मुझे यह मिल जाएगा? नहीं, गारंटी नहीं है कि मुझे मिल ही जाएगा। मुझे मिलना चाहिए, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि मुझे मिलेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यह पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है, इकोनॉमिक इक्वालिटी पर बेस्ड नहीं है। मतलब कि आप जब सरकार को वोट देने जाइएगा, तब आप सभी लोग बराबर हैं। आपको सरकार जब ट्रीटमेंट देगी, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड नहीं है। लेकिन सरकार की यह जिम्मेदारी क्या है कि वो इकोनॉमिक इक्वालिटी को बढ़ाए। ठीक है, यहां पर कंपेयर किया गया है 1950 से 2000 के बीच में डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक को कंपेयर किया गया। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है। अगला टॉपिक क्या कहता है? इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। एक तरीके से वही टॉपिक है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल कर लिखे गए हैं, तो इसको जरा सा हम देख लेते हैं। तो ऊपर जो अभी हमने चार्ट देखा था, उसी के आधार पर यहां पर पॉइंट्स लिखे गए हैं कि देखिए, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के साथ जो रिलेशनशिप है, उसको थोड़ा हमें समझना होगा। मतलब क्या कि जहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी, उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। तो जब हम कंपेयर करते हैं गरीब देशों को, मतलब कि यहां पर अगर आप चार्ट देखें, तो यहां पर आपको क्या पता चला कि पिछले 50 सालों में, मतलब 1950 से 2000 के बीच में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कंपैरिजन में नॉन डेमोक्रेटिक ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन वहीं हम बात कर लेते हैं गरीब देशों के बारे में, मतलब कि कोई अगर डेमोक्रेटिक कंट्री गरीब है और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री गरीब है, तो इनके बीच में भी हमको पता चलता है कि जो नॉन डेमोक्रेटिक है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं, थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, तो यहां पर आगे क्या कहा गया है कि भाई देखो, तो यहां पर कहा गया है कि स्लाइटली बेटर रिकॉर्ड है, लेकिन हम गरीब देशों की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। और वहां पर आपको हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटी भी हो सकती है। इनइक्वालिटी कहने का मतलब कि कोई आदमी बहुत अमीर है, कोई आदमी बहुत गरीब है, इस चीज की यहां पर बात हो रही है। और इसके साथ ही, और अगर हम बात करें, हमेशा हमें क्या देखने को मिलता है? इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मतलब कहने का मतलब है कि जो अमीर है पहले से, उसके पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो फिर से अमीर हो जाए और भी ज्यादा अमीर हो जाए। लेकिन जो गरीब है, उसके पास इतने मौके नहीं है कि वो अमीर हो सके या फिर अपनी स्थिति को ज्यादा बेहतर बना सके। अब इसके बाद हम आते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट क्या है? रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है, ये इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को खत्म करने में कैसा परफॉर्म करती है, ये अब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, इस पूरे टॉपिक को सिर्फ ये चार्ट ही आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा देगा या बता देगा। यहां पर हमारे देश की ऐसी ही सिचुएशन है। हमारे देश क्या, वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, वहां पर ऐसा ही सिचुएशन है। वहां पर किस चीज की ये बात हो रही है? ये बात हो रही है इनकम के बारे में। इनकम की बात कर लें या फिर आप बात कर लीजिए किस चीज की, वेल्थ की बात कर लीजिए, तो उसके मामले में कि जो रिच है, जो अमीर लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा, बहुत ही पैसा है। मिडिल क्लास के पास भाई कुछ पैसा है, अपना खर्चा वर्चा चलाने भर है। लेकिन जो गरीब लोग हैं,
उनकी तो सिचुएशन ही बिल्कुल खराब है, बिल्कुल हालत खराब है, और वो मतलब खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ऐसी सिचुएशन में है। मतलब कि हमारे समाज में, हमारे देश में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा नहीं होता, सभी जगहों पर ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि भाई देखो, जब हम सरकार चुनते हैं, जनता वोट देकर चुनती है, तो वोटिंग कोई भी देता है, अमीर भी देता है, गरीब भी देता है, मिडिल क्लास भी देता है, सभी देते हैं। तो सभी लोग क्या चाहेंगे कि सरकार जैसे पॉलिटिकल इक्वालिटी पर जोर देती है, सभी लोगों के इक्वल ट्रीटमेंट पर जोर देती है, वैसा ही हमारे साथ इकोनॉमिक इक्वालिटी की भी बात हो। मतलब इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को एक तरीके से रिड्यूस किया जाए, अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क है उसको कम किया जाए, सभी लोगों को इक्वालिटी के साथ क्या किया जाए? ट्रीट किया जाए, ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है डेमोक्रेसी गारंटी पॉलिटिकल इक्वालिटी बट डज नॉट गारंटी इकोनॉमिक इक्वालिटी। यानी कि जो हमारे देश का संविधान है, जहां पर सारा हमारा सिस्टम लिखा हुआ है, वहां पर तो बात की गई है पॉलिटिकल इक्वालिटी की। यानी किसी के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी को आप नीचा नहीं दिखा सकते, आप उसको बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, वोट देना होगा तो सभी लोगों के वोट का वैल्यू इक्वल होगा। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी पर काफी जोर दिया गया है, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी की गारंटी डेमोक्रेसी नहीं करता है। और यह हमारे देश में नहीं, किसी भी देश में ऐसा है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात हो लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर आगे यही कहा गया है कि बहुत स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच जो हैं, उनके पास बहुत ज्यादा शेयर ऑफ वेल्थ और इनकम है, और इतना ही नहीं, उनका टोटल इनकम में जो हिस्सा है देश में, वो भी लगातार बढ़ रहा है। यानी जो इनकम इनइक्वालिटी है, वेल्थ इनइक्वालिटी है, वो लगातार बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। और इसके मामले में अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसीज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। और सरकार जो है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो नॉन डेमोक्रेटिक, बात यहां डेमोक्रेटिक की हो रही है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस मामले में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, समझ गए। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुनते हैं तो वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने के लिए काम करे, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने के लिए काम करे। अब इसके बाद अगला टॉपिक है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। मतलब कि सोशल डाइवर्सिटी को एक साथ रखने में, एक साथ लोगों को लाने के लिए कैसा काम करती है डेमोक्रेटिक सरकार। अगर हम बात करें तो हमारे देश में क्या है? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, यह तो आप सभी को पता होगा, डेमोक्रेसी है। और हमारे देश में क्या है? सोशल डाइवर्सिटी भी है, बहुत ज्यादा। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी और देश में इतना सोशल डाइवर्सिटी है जितना कि हमारे देश में है। हमारे देश में आपको पता होगा कि भाई टोटल सरकार रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कितने हैं? 22 हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में रीजनल डायलेक्ट और लैंग्वेज हैं। बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे आपको कल्चर के लोग रहते हैं। खान पान के मामले में अंतर है, बोली के मामले में अंतर है, कल्चर के मामले में अंतर है, बहुत तरीके से डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो इन सभी को एक साथ रखने के मामले में, इन सभी समाजों के बीच में एक खुशी का माहौल बनाने में डेमोक्रेसी कैसा काम करती है? बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वो, उससे ये तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे समाज में हार्मोनियस सोशल लाइफ हमें दे। मतलब कि समाज का किसी भी धर्म के लोग, किसी भी समाज के लोग एक साथ खुशी खुशी अच्छी तरीके से रह सके, ये तो हम लोग का डिमांड है डेमोक्रेसी से। लेकिन अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी इसमें काफी सक्सेसफुल हुई है। और हमारे देश में या फिर दुनिया के किसी भी देश में जहां पर डेमोक्रेसी हो, कुछ एग्जाम्पल को छोड़कर, वहां पर यह चीज काफी अच्छी तरीके से हुआ है। मतलब दुनिया का कोई भी सोसाइटी ऐसा तो है नहीं जहां पर प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर लिया जाए। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं और आप हैं और हम लोग हमेशा के लिए दोस्त परम मित्र बन जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन ये हम लोग सीख सकते हैं कि भाई हम लोग एक दूसरे के डिफरेंसेस के बावजूद, हम लोग में अच्छी दोस्ती नहीं है, फिर भी हम लोग एक साथ रहें और खुशी खुशी रहें। मतलब कि समाज में जो डिफरेंट सोशल ग्रुप हैं उनके बीच में
जो कन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज करते हुए एक साथ रहें। मतलब क्या हुआ, मतलब कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के जो विचार हैं, फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उसका सम्मान करते हुए हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं ताकि जो डिफरेंसेस हैं उनको अच्छी तरीके से नेगोशिएट किया जा सके, और जो डिफरेंसेस हैं उसके बावजूद भी हम सभी समाज के लोग एक साथ एक दूसरे के साथ रह सके। जो डेमोक्रेसीज हैं ये इस मामले में काफी सक्सेसफुल हुई हैं, और डेमोक्रेसीज जो हैं वो अलग अलग सोशल डिविजन्स को एक साथ एकोमोडेट करने में काफी सक्सेसफुल हुई हैं। अब यहां पर देखें तो इस तरीके के सोशल डिफरेंसेस को हैंडल करने में, सोशल डिवीजन को हैंडल करने में और कंफ्लिक्ट को हैंडल करने में डेमोक्रेसी काफी सक्सेसफुल हुई है, और इसी वजह से दुनिया के ज्यादातर जो देश हैं वहां पर डेमोक्रेसी को काफी पसंद भी किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में ही देखिए, आप भी हो सकता है आपका कास्ट कोई अलग हो, आपके दोस्त का कास्ट अलग हो, आप दोनों का धर्म भी अलग हो सकता है आप लैंग्वेज भी अलग बोलते हो, कोई आता हो बिहार से, कोई आता हो छत्तीसगढ़ से, तो भाई डायलेक्ट, कल्चर, सभी चीजों में अंतर है, लेकिन आप सभी दोस्त हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, बहुत तरीके से आप लोग खुश हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पॉसिबल कैसे होने पाया? ये पॉसिबल होने पाया डेमोक्रेसी की वजह से। डेमोक्रेसी क्या करता है? एक हार्मोनियस सोशल लाइफ क्रिएट करता है। इस मामले में डेमोक्रेसी काफी अच्छा काम करता है। लेकिन यहां पर देखिए, डेमोक्रेसी में एक चीज होती है जो कि हमेशा हमें ध्यान रखनी होती है। डेमोक्रेसी में हमेशा बात किस चीज की जाती है? मेजोरिटी की बात की जाती है। मेजोरिटी मतलब बहुमत। बहुमत कहने का मतलब जिसका संख्या ज्यादा उसकी बात मानी जाएगी। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है कि भाई मेजोरिटी तो आप रिलीजन के नाम पर भी बना सकते हैं, इसके अलावा आप लैंग्वेज के नाम पर भी बना सकते हैं, मतलब कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर आप बना सकते हैं। तो आप अगर इस तरीके से अगर आप मेजोरिटी ले लीजिए, बोलिए कि भाई देखो इंडिया में ज्यादातर लोग हिंदू धर्म मानते हैं, तो इंडिया को क्या कर दो ना, हिंदू देश घोषित कर दो। तो क्या ये अच्छी चीज है? जी नहीं, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। इस तरीके से डेमोक्रेसी अगर काम करेगी तो सोशल डाइवर्सिटी को हम मैनेज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई देखो इंडिया में 40% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हिंदी को हमारे देश का राजभाषा घोषित कर देते हैं। तो भाई क्या ये अच्छी चीज है? जी नहीं। जो दूसरे भाषा बोलते हैं उन्होंने कुछ गलती है की है क्या? जी नहीं, कोई गलती नहीं की है। उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसीलिए हमारे देश में देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जो कि कितने हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं कुल मिलाकर, जिसमें एक हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं। मतलब सरकार इन 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज करती है। तो इस तरीके से सिस्टम चलता है। तो यहां पर जरा सा देख लेते हैं क्या कहा गया है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ओपिनियन। मतलब कि डेमोक्रेसी का यह मतलब नहीं हो गया कि बस मेजोरिटी ने जो कह दिया आप मान लीजिए, ऐसी बात नहीं होती है डेमोक्रेसी में। मतलब क्या है? मेजोरिटी always needs to work with a minority so that government function to represent the general view। मतलब यहां पर मेजोरिटी की बात की जा रही है, चाहे वो रिलीजन के नाम पर हो, लैंग्वेज के नाम पर हो, या फिर किसी भी टॉपिक पर, अगर किसी भी टॉपिक पर मेजोरिटी है। मान लीजिए कोई भी टॉपिक है, जैसे कोई कानून पास कराना है, जैसे कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे देश में बहुत सारे आतंकवादी आते हैं, आतंकवादी हमले आते हैं, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई देखो पाकिस्तान के साथ हम लोग को दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, पाकिस्तान से हम लोग को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान से भाई व्यापार करो, दोस्ती रखो, क्या दिक्कत है, हम लोग बात करके मामला सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर आप कहेंगे कि भैया मेजोरिटी वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दोस्ती नहीं रखना है, तो बस किसी का बात ही नहीं सुनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी किसी भी पॉइंट पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात हो, तो यह नहीं होना चाहिए कि मेजोरिटी ने जो कह दिया बस वही। नहीं, आपको हमेशा माइनॉरिटी की बात सुननी है, माइनॉरिटी की बात समझनी है कि वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है। मेजोरिटी माइनॉरिटी किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। वो हो सकता है कि भाई हमारे देश का राष्ट्रीय फल कौन सा होना चाहिए,
राष्ट्रीय खेल कौन सा होना चाहिए, हमारे देश में टिकटॉक बैन होना चाहिए या फिर नहीं, किसी भी टॉपिक पर आप मेजोरिटी माइनॉरिटी बना सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको क्या करना चाहिए, मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को समझकर सही डिसीजन लेना चाहिए, ताकि सरकार हमेशा निष्पक्ष रहे, मतलब वो किसी के पक्ष लेकर बात नहीं करे। इसके साथ ही अगला पॉइंट कहा गया है, इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट द रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। ये पॉइंट ही मैं समझा रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेजोरिटी के द्वारा शासन का मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा शासन नहीं होता है। मतलब आप मेजोरिटी में हैं तो मेजोरिटी आपकी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मेजोरिटी कम्युनिटी के रूप में शासन करना चाहें, अच्छी बात नहीं है। मतलब कि आप, जैसे मैंने हिंदू वाला एग्जांपल दिया, हिंदी वाला एग्जांपल दिया, या फिर कोई और एग्जांपल ले लीजिए, कम्युनिटी जहां पर बात आ जाता है। जैसे कम्युनिटी क्या होता है, कम्युनिटी आपका हो सकता है कि भाई हिंदी जो सभी लोग बोलते हैं वो सभी एक कम्युनिटी हो गए, हिंदू धर्म फॉलो करने वाले सभी एक कम्युनिटी हो गए, या फिर शर्ट पैंट जितने लोग पहनते सभी एक कम्युनिटी हो गए। इस तरीके से कम्युनिटी होता है कि जिसमें जो एक प्रकार के लोग हैं सिर्फ वही आ सकते हैं, दूसरे लोग नहीं आ सकते हैं। यह कम्युनिटी की बात हो रही है। तो अगर हम मेजोरिटी कम्युनिटी का शासन लागू करते हैं तो जो लोग उस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हैं उनको हम बिल्कुल बेदखल कर रहे हैं, और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जब चाहे वो माइनॉरिटी का हिस्सा बन सकता है, जब चाहे वो मेजॉरिटी का हिस्सा बन सकता है। जैसे अगर बात करें, अगर सरकार हमसे वोटिंग करवाता है, बोलता है कि भाई तुमको आम पसंद है कि लीची, तो इसमें कोई भी मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला बात ही नहीं है। आज मैं कह सकता हूं कि मुझे आम पसंद है, कल मैं कह सकता हूं मुझे लीची पसंद है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार बोले कि क्या बात जानते हो, जो इंग्लिश है ना, आज से सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोगों की बात सुनी जाएगी, हिंदी बोलने वाले लोगों को कोई वैल्यू नहीं मिलेगा। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग जो हैं वो पार्लियामेंट में जाएंगे और भाषण देंगे। तो भाई मैं तो इंग्लिश बोलता नहीं हूं, तो मैं तो पार्लियामेंट में जा ही नहीं सकता। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। किसी को भी किसी आधार पर आप किसी भी चीज से बाहर बेदखल नहीं कर सकते हैं। यही बात आपको समझाने की कोशिश यहां पर हो रही है। मतलब क्या समझे, मतलब कि किसी भी कम्युनिटी के आधार पर, जैसे इंग्लिश बोलने वाला एक क्या हो गया, कम्युनिटी हो गया, तो आप किसी भी रिलीजन लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पर आप मेजॉरिटी तय नहीं कर सकते हैं। आपके पास ये मौका होना चाहिए कि आप जो हैं वो कभी भी मेजॉरिटी का हिस्सा बन सके, कभी भी माइनॉरिटी का हिस्सा बन सके। ठीक है। इसके बाद अगला हमारे सामने टॉपिक क्या है, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जनता की या फिर किसी भी नागरिक के डिग्निटी और फ्रीडम को बढ़ाने के मामले में कैसा परफॉर्म करती है। अब यहां पर देखिए, डेमोक्रेसी से इस मामले में कुछ चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं जो कि भाई होनी ही चाहिए। क्या, सबसे पहला, प्रोमोट इक्वालिटी एमंग सिटीजन्स, मतलब सभी लोगों के बीच में इक्वालिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। रिमूव कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, मतलब कास्ट लैंग्वेज के आधार, मतलब किसी भी तरीके से भेदभाव या फिर इनइक्वालिटी है वो नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल का डिग्निटी और फ्रीडम को सरकार प्रमोट करेगी, यह चीज होना चाहिए, या फिर होता ही है हमारे देश में, ये तो होता ही है। सरकार हमेशा कानून या फिर बदलाव लाते रहती है ताकि इस तरीके की चीजों को लागू किया जा सके। अब यहां पर बात करें तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां पर आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी सरकार है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर इन सारी चीजों को लागू कराया जाएगा। मतलब कि एक इंडिविजुअल के डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन चीजों को आपको ज्यादा जोर दिया जाएगा फ्रीडम के ऊपर। तो यहां पर आपको क्या लगता है, डेमोक्रेसी में ऐसा होगा? जी हां होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो भाई देश डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या चीन में ऐसा होगा? भाई चांस बहुत कम है। क्या यहां पर होगा? बताइए भैया, डेमोक्रेसी में होगा। चीन में आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हैं, सरकार को आप पर डाउट हो तुरंत जेल में डाल देगा। सरकार के खिलाफ या फिर सरकार के किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी सिस्टम चीज के खिलाफ आप कोई विरोध प्रदर्शन या फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जो है, सरकार जो कहेगी वो आपको फॉलो करना है, आपका कोई अधिकार नहीं है, बेसिक अधिकार नहीं है। ठीक है। मतलब कि जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमें पता है डेमोक्रेसी बेस्ड है इक्वालिटी के प्रिंसिपल के ऊपर, तो
डेमोक्रेसी का ये फर्ज है और ये कोशिश भी रहती है कि वो हमेशा इक्वालिटी को प्रमोट करे, सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रमोट करे इंडिविजुअल के। लेकिन चाइना में क्या ये इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है सरकार? जी नहीं। सरकार शासन कर रही है, सरकार को जिससे भी खतरा लगेगा, टेंशन लगेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यहां पर ये शासन कर रहे हैं, राजा हैं वहां के, सऊदी अरब के, राजा नहीं है, प्रिंस है सऊदी अरब के। तो इनको जिनसे भी खतरा लगेगा, डाउट लगेगा, उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर डाउट है और उसे जेल में डाल दिया जाए? जी नहीं। आप कोर्ट में जा सकते हैं, केस लड़ सकते हैं और आपको जो सरकार है वो जेल से छोड़ देगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से फ्रीडम और डिग्निटी को किसी भी इंडिविजुअल के इंक्रीज करने के मामले में, उसको वैल्यू देने के मामले में ज्यादा बेहतर है। और ये कई तरीके से आज हम कह सकते हैं कि बेहतर हुआ है। जैसे अगर आप बात करें, आप अगर मेल फीमेल के इनइक्वालिटी की बात करें तो इस मामले में भी हमारा देश या फिर दुनिया के जितने भी डेमोक्रेसीज है वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी आगे आ रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले महिलाओं को उतना ज्यादा वैल्यू नहीं मिलता था, उतना ज्यादा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था, बहुत सारे घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं मिलता था, जॉब तो छोड़ दीजिए। तो अब धीरे धीरे वो चीज बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि सरकारें जो हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ भैया ये बात जो है ना ये गलत है, इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अब क्योंकि सरकार ने कानून में उस चीज को मान लिया, तो अब किसी के साथ अगर गलत होता है तो उसके खिलाफ वो केस लड़ सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है। यह चीज एक तरीके से हुआ है। ठीक है, अब ये सिर्फ मेल फीमेल की बात नहीं है। अब हमें पता है कि हमारे देश में, समाज में कास्ट इनइक्वालिटी भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो क्योंकि सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे देश में जो भैया कास्ट इनइक्वालिटी है ना, ये एक प्रॉब्लम है, ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे कानून हैं कि आप कास्ट के आधार पर किसी के साथ भेदभाव, गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो अब किसी के साथ अगर ये भेदभाव या गलत व्यवहार होता है तो वो आवाज उठा सकता है, वो जाकर कोर्ट में केस लड़ सकता है। तो इस चीज को खत्म करने में इन चीजों ने काफी ज्यादा मदद किया है, काफी ज्यादा एक तरीके से हेल्प किया है। अब यहां पर आगे अगर हम लोग देखें तो आगे हम लोग की बात करें, वही चीजें हैं कि भाई देखो बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत काम उम करके इस तरीके का बदलाव हमें देखने को मिला है डेमोक्रेटिक सिस्टम में भी। और इंडिया में जो इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट या फिर सोसाइटीज हैं उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट लाने के लिए बहुत सारी कोशिश की गई है। डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा गुण क्या है कि इसका एग्जाम कभी खत्म नहीं होता है। एग्जाम खत्म नहीं होता है ऐसा कहने का मतलब क्या है? मतलब कि आप जनता को एक चीज दे दीजिए, तुरंत वो 2 दिन बाद नया डिमांड कर देगी। आपने रोड अच्छा बना दिया, बोलेगी रोड तो ठीक है, स्कूल कहां है? आपने स्कूल भी अच्छा बना दिया, उसके बाद बोलेगी भैया स्कूल तो बना दिया, हॉस्पिटल कहां है? हॉस्पिटल भी आपने अच्छा बना दिया। तो फिर क्या होगा? बोला जाएगा कि भैया आपने हॉस्पिटल तो बना दिया, हम लोग के यहां पर रेलवे स्टेशन कहां है? मतलब कि आप डिमांड पूरा करते जाइए, लोग डिमांड करते जाएंगे और इस तरीके से हमारा समाज, हमारा सिस्टम जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही चीज कहा गया कि जैसे जैसे जनता के डिमांड पूरे होते हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा और डिमांड आते जाते रहते हैं। और ज्यादातर जो इंडिविजुअल्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि उनका जो वोट है वो एक मायने रखता है, डिफरेंस रखता है, इसलिए वो वोट देने भी जाते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब है कि डेमोक्रेसी के ऊपर उनको विश्वास है, डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर विश्वास है। उनको लगता है कि मैं वोट दूंगा तो क्या होगा? सरकार में कोई बदलाव आएगा, सरकार के किसी डिसीजन में बदलाव आएगा, और क्या होगा? सरकार जो है वो जनता के लिए काम करेगी। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और हमने देखा कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो क्या काम करती है सोसाइटी के लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में। तो यहां पर ये चैप्टर आपका खत्म होता है। मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ या किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।